बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। SSTs की तैयारी के हवाले से हमारा 3rd लेक्चर आज है और इसके अंदर वही टॉपिक्स शेयर किए जाएंगे। उन्हीं टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने जो कल आप लोगों ने मुझे नोट करवाए थे। आपको इन टॉपिक्स के अंदर कन्फ्यूजन्स थी तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब चाहे ये काफ़ी आसान टॉपिक्स हैं या चाहे मुश्किल है, मैंने आपको पढ़ाना है। पहला टॉपिक देख लें, ये वाला प्रोनाउन, ये आप लोगों ने मुझे नोट करवाया था। अब प्रोनाउन को थोड़ा सा समझ ले, इस लाइन को आपने पढ़ना है, ठीक है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रेपिटिशन एंड मेक सेंटेंसेस स्मूथर। प्रोनाउन एक लफ्ज़ होता है जो कि नाउन की जगह पर यूज़ होता है। इसका फ़ायदा क्या है? रिपीटिशन को ख़त्म करता है और सेंटेंसेस को हमवार बनाता है। स्मूथनेस सेंटेंसेस के अंदर प्रोनाउंस की वजह से आती है। अब एग्जाम्पल आएगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया ऑलरेडी मेंशन्ड और अंडरस्टूड। सेंटेंसेस या पैराग्राफ आपके सामने आते हैं तो उसमें बार बार हम किसी बंदे का या किसी जगह का या किसी चीज़ का या किसी ख्याल का नाम नहीं लेंगे। एक बार हमने नाम लिया, उसके बाद उसके हवाले से अगर हम बात करेंगे पैराग्राफ्स के अंदर, सेंटेंसेस के अंदर, तो हम प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। इसका ये फ़ायदा है। वही इनका फ़ायदा क्या है? रिडंडेंसी को ख़त्म करते हैं, डुप्लीकेशन को ख़त्म करते हैं। इमरान इमरान इमरान, 3 सेंटेंसेस के अंदर इमरान का नाम आ गया तो मैं 3 बार इमरान नहीं लिखूंगा, मैं 3 बार इमरान नहीं पढ़ूंगा। मैं इमरान के लिए प्रोनाउन ही का यूज़ करूंगा। इमरान इज़ अ बॉय, ही इज़ रीडिंग इन क्लास 12, ही इज़ अ टीचर, फॉर एग्जाम्पल। सो यहाँ पर इमरान एक दफ़ा आ गया, बाकी सेंटेंसेस के अंदर ही का वर्ड आ गया। अब यहाँ पर देख ले एग्जाम्पल, ये वाला, इमरान इज़ अ टीचर, ही टीचेस इंग्लिश। इमरान यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर प्रोनाउन ही यूज़ हुआ इमरान की जगह पर। ही वाले वर्ड ने इमरान को रिप्लेस कर लिया, सो इट इज़ नोन एज प्रोनाउन। यहाँ पर ही क्या कर रहा है? इमरान को रिप्लेस कर रहा है। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। अब आगे जाते हैं। इसके टाइप्स के हवाले से कल आपको MCQs में मसला था। पर्सनल प्रोनाउन को देख ले, ये क्या चीज़ है। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ये रेफ़र करता है टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, किसी ख़ास बंदे को या फिर किसी ख़ास चीज़ की तरफ ये हवाला देता है, आपको रेफ़र करता है। रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, किसी ख़ास बंदे या फिर किसी ख़ास चीज़ के हवाले से आपको आइडिया मिलता है इसके हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब ये सारे यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे प्रोनाउंस हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? आपको या तो किसी बंदे की तरफ उसका हवाला मिल रहा है आपको, या फिर किसी चीज़ की तरफ आपको हवाला मिल रहा है। सो दीज आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउंस। वो प्रोनाउंस जो आपको किसी ख़ास बंदे या किसी ख़ास चीज़ का हवाला दें, उनको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। सेकंड आप देख लें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है? रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला जो बंदा है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, उसको रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्स, देमसेल्स। ये क्या काम करते हैं? ये रेफर बैक करते हैं ओरिजिनल सब्जेक्ट की तरफ। ठीक हो गया? माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्स, देमसेल्स। इस तरह के वर्ड्स आपके सामने सेंटेंसेस के अंदर आ जाएं तो आपने याद रखना है कि ये रेफर कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट को, काम करने वाले को। सो दे आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कल इंटेंसिव प्रोनाउंस के हवाले से MCQs के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन थी आपको। इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है? एम्फसाइज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के ऊपर जोर देता है। ये भी आप ऐसा समझ लें कि रेफ़र करता है सब्जेक्ट को, लेकिन ज़्यादा ज़ोर के साथ। सब्जेक्ट खुद अपने आप को शो करवाने के लिए
ये इंटेंसिव प्रोनाउंस यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ चेक द पेपर, मैंने खुद अपना पेपर चेक किया। सो यहाँ पर आई जो है ये माई सेल्फ वाला वर्ड इसके साथ लगा है, ये इंटेंसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर ये इस चीज़ को इंटेंसिफाई कर रहा है कि यार मैंने खुद अपना पेपर चेक किया, जोर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेंटेंस के अंदर इंटेंस पैदा हो रहा है। सो इस तरह के प्रोनाउंस को इंटेंसिव प्रोनाउंस बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं? सब्जेक्ट के ऊपर जोर देते हैं। यहाँ पर आई, जो कोई भी बंदा है वो इस बात पर जोर दे रहा है कि यार ये काम मैंने किया, आई माई सेल्फ चेक द पेपर। सो आई थिंक रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव के अंदर आपको पता लग गया होगा। अक्सर औकात सेंटेंसेस के अंदर ये आ जाते हैं, बंदा ये हैरान हो जाता है कि यार ये रिफ्लेक्सिव है या इंटेंसिव है। इस तरह के सेंटेंसेस जब यूर सेल्फ, माई सेल्फ आ जाते हैं, उसमें क्या होता है? लेट्स सपोज ही कंप्लीटेड हिज वर्क बाय हिमसेल्फ, तो बाय का वर्ड साथ में यूज़ होता है, ठीक है। बाय हिमसेल्फ, बाय यूर सेल्फ, बाय हर सेल्फ, बाय एट सेल्फ। सो बाय से आपने आइडिया लेना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, रेफर्स बैक कर रहा है सब्जेक्ट की तरफ। इंटेंसिव प्रोनाउन डायरेक्टली यूज होता है। आई माई सेल्फ चेक द पेपर, आई माई सेल्फ ओपन द डोर। इस तरह के सेंटेंसेस आपको जोर देते हैं कि यार ये काम मैंने किया, या ये काम फला बंदे ने किया, या इस तरह हो रहा है। यहाँ पर आपको आइडिया मिलता है। सो इस पर अच्छी खासी डिस्कशन मैंने की। इंशाल्लाह अब आपको पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव में कोई परेशानी नहीं होगी। आगे जाते हैं। नाउन्स क्या होते हैं, डेफिनेशन को पढ़ लें। सिंपल सा सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी बंदे का, किसी जगह का, किसी चीज़ का या किसी ख्याल का जो नाम होता है वो नाउन कहलाता है। ये टॉपिक्स मैं अपनी तरफ से नहीं, आप लोगों ने नोट करवाए हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, इनके ऊपर MCQs आ जाते हैं, ठीक है, तो आपने नोट करना है। एक्सप्लेनेशन को देख ले। नाउन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के अंदर नाउन्स नहीं होंगे तो सेंटेंसेस जो हैं वो इनकम्प्लीट हो जाते हैं। दे कैन बी कंक्रीट, फिजिकल, जिसको हम टच कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट, नॉन फिजिकल। सो ये इसके दो टाइप्स हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लें। अली एक शख्स का नाम है, स्कूल एक जगह का नाम है, बुक किसी चीज़ का नाम है, हैप्पीनेस ये एक आइडिया है। सो दीज आर एक्चुअली नाउन्स, ये नाम है, ठीक है, इनको बोलते हैं नाउन्स। इसमें कोई कंफ्यूजन अब आपको नहीं होनी चाहिए। अब आगे जाते हैं। वर्ब के हवाले से आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था। देखें वर्ब क्या होता है, किसी सेंटेंस के अंदर काम का जाहिर होना, ठीक है, किसी लफ्ज़ की वजह से। कोई लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ आपको ये शो करवा रहा है कि कोई काम हो रहा है। ए वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन, जो काम को जाहिर करे, और अ स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन, जो काम को जाहिर करे कि सेंटेंस के अंदर काम क्या हो रहा है, या हालत काम को जाहिर करे, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करे। तो ऐसे वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं। ठीक हो गया। अब इसके टाइप्स के ऊपर मैंने कल MCQs दिए थे। मेन वर्ब्स क्या होते हैं? कैरी द मेन मीनिंग इन अ सेंटेंस, ये सेंटेंस के अंदर बुनियादी जो मानी होता है उसको अपने साथ कैरी करता है, लेके जाता है। शी रन्स फास्ट, इस एग्जाम्पल को देख ले, शी रन्स फास्ट। यहाँ पर रन्स का जो वर्ब है, ठीक है, ये वाला, ये मेन वर्ब है। अगर मैं लिखूं शी फास्ट, जुमला इनकम्प्लीटेड है, सेंटेंस इनकम्प्लीटेड है। सो ये यहाँ पर जुमले का मानी जो है वो कंप्लीट कर रहा है, इसका माना, इसका मतलब कंप्लीट कर रहा है। शी रन्स फास्ट, क्लियर हो गया। सो रन्स, राइट्स, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो मेन वर्ब्स होते हैं। बाकी इस पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसान है। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? कनेक्ट द सब्जेक्ट टू एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट को फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करता है। अब एग्जाम्पल आएगा, देख लें। ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। यहाँ पर इज़ क्या काम कर रहा है? वो लिंक कर रहा है ही को और हैप्पी को। अगर मैं ऐसा लिखूँ ही हैप्पी,
सो ये एज यहाँ पर क्या काम कर रहा है, लिंक कर रहा है ही को हैप्पी के साथ कि वो खुश है, ठीक है। सो इस तरह के प्रोनाउंस को हम इस तरह के वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, ये असल में हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं। हेल्प द मेन वर्ब टू शो टेंस, ज़माना को जाहिर करते हैं, मूड को जाहिर करते हैं, या फिर सेंटेंस के अंदर वॉइस को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ स्टडीइंग, यहाँ पर इज़ का जो वर्ड है वो हेल्प कर रहा है स्टडीइंग के वर्ड को, ठीक है। शी इज़ स्टडीइंग, सो यहाँ पर इज़ क्या है, ये असल में एक ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, या फिर लिंकिंग वर्ब भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये शी को लिंक कर रहा है स्टडीइंग के साथ। सो दीज आर इंटरचेंजेबल, ठीक है, क्लियर हो गया। मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, शो पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और एबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी इम्कान को जाहिर करते हैं, नेसेसिटी ज़रूरत को जाहिर करते हैं, या एबिलिटी काबिलियत को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जुमला यहाँ पर लिखा है, यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। ये जो चाहिए इसमें आ गया शुड, असल में ये क्या है, ये एक मॉडल वर्ब है। बाकी आप देख लो, बेशुमार मॉडल वर्ब्स आपके सामने हैं। सो ये ऐसे वर्ड्स जो जुमले के अंदर आए, जो सेंटेंस के अंदर आए और आपको पॉसिबिलिटी या फिर नेसेसिटी या एबिलिटी शो करवाएं, सो ऐसे वर्ब्स को मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। आई थिंक इसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर ये शुड का जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, नेसेसिटी को जाहिर कर रहा है, आपको बता रहा है कि यार यू शुड स्टडी, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इस तरह के वर्ड्स को हम मॉडल वर्ब्स के तौर पे जानते हैं। अब आगे जाते हैं। ये टॉपिक मुझे आप लोगों ने नोट करवाया था कि प्रोनाउन एंटीसेडेंट एग्रीमेंट, ये क्या भला है। देखिए, इसका मतलब ये है कि सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे वो अपने एंटीसेडेंट, द नाउन इट रेफर्स टू, किसी बंदे का जो नाम है जिसको ये रेफर कर रहा है, उसके साथ इसका एग्री होना लाजमी है। अब एग्जाम्पल आएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अली लॉस्ट हिज पेन, यहाँ पर अली नाउन है और हिज उसका प्रोनाउन है, तो ये हिज अली के साथ एग्री कर रहा है क्योंकि अली एक मेल है और हिज जो प्रोनाउन है वो हम मेल के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँ, अली लॉस्ट हर पेन, तो हर लड़की के लिए आता है, यहाँ पर तो लड़का है, तो मैं यहाँ पर एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा। जब मैं हर लगाऊं या कोई और वर्ड लगाऊं तो फिर ये गलत होगा। अली लॉस्ट इट्स पेन, अब देखें यहाँ पर इट्स मैंने लगा लिया, वो भी गलत है। सो एग्रीमेंट का मतलब ये है, या प्रोनाउन एंटीसेडेंट एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जो नाउन सेंटेंस के अंदर है और उसका जो प्रोनाउन है वो दोनों एग्री करने चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर वो एग्री नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत होगा। इनकरेक्ट का देख लें आप, अली लॉस्ट देयर पेन, यहाँ पर नंबर को भी आप देख सकते हैं। अली सिर्फ एक लड़का है और मैंने यहाँ पर देयर लगा लिया, तो ये गलत हो गया। अली लॉस्ट हिज पेन आएगा, अली लॉस्ट देयर पेन नहीं आ सकता, अली लॉस्ट हर पेन नहीं आ सकता। सो इनको एग्री करना चाहिए। जब एग्री नहीं करेंगे तो ये इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। प्रोनाउन एंटीसेडेंट को फॉलो करना लाजमी है। नाउन अपने प्रोनाउन को एग्री करेगा या प्रोनाउन अपने नाउन के साथ एग्री करेगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर या इन टर्म्स ऑफ जेंडर या फिर इन टर्म्स ऑफ एनी पर्सन। क्लियर हो गया। इसका रूल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द एंटीसेडेंट इज सिंगुलर द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। देखें यहाँ पर अली एक लड़का है तो मैं देयर नहीं लगा सकता, देयर प्लूरल है, हिज लगाऊंगा वो सिंगुलर है क्योंकि अली भी सिंगुलर है। सो अगर प्लूरल आ गया तो हम प्रोनाउन का भी वहाँ पर यूज़ करेंगे प्लूरल फॉर्म में। ठीक हो गया। आई थिंक आपको इसमें अब कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं। एक बंदे ने कल, आपके दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि सर सारे जो प्रोनाउंस हैं उनके नाम बता दें और उसको टच करें, उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करें। मैं इसको डिफ़ाइन कर भी चुका हूँ, लेकिन अगेन यहाँ पर जल्दी जल्दी सुन ले। मैन कैटेगरीज हमारे साथ
इनके कौन कौन से हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस या इंटरजेक्शंस, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और ग्रामर के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लें, वाओ शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क एंड सबमिटेड इट टू द टीचर। यहाँ पर अब नाउन कौन सा है, नाउन हमारे साथ टीचर भी है, ठीक है, या प्रोनाउन कौन सा है, शी हमारे साथ प्रोनाउन है, फिनिश्ड क्या है, ये हमारे साथ वर्ब है। सो ये सारे जो हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। काफ़ी सिंपल है, मैं इनको कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउन को मैंने एक्सप्लेन किया, प्रोनाउन को मैंने एक्सप्लेन किया, वर्ब को मैंने एक्सप्लेन किया। एडजेक्टिव एक ब्रॉडर टर्म है, इसको मैं विद टाइप्स आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँगा। एडवर्ब एक ब्रॉडर टर्म है, इसको मैं विद टाइप्स एक्सप्लेन करूँगा। प्रेपोजिशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये एक लेक्चर का काम नहीं है, इनके ऊपर अलग अलग लेक्चर बनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोनाउंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम फ़िलहाल आप यहाँ पर सुन लें, ये 3 तो आप पढ़ चुके हैं। नाउन किसी बंदे का, किसी जगह का, किसी चीज़ का या किसी ख्याल का नाम। प्रोनाउन जो इन नामों को रिप्लेस करे वो वर्ड्स, उनको प्रोनाउंस बोलते हैं। वर्ब काम के लिए जो हम वर्ड्स लगाते हैं, जो एक्शन को शो करते हैं, उनको वर्ब कहते हैं। अब बाकी के जो टर्म्स हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसके टाइप्स भी हैं, इसके एग्जांपल्स भी हैं, उस पर इंशाल्लाह हम कल लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर लेंगे। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। कल मैंने आपको मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल्स के हवाले से क्लास 3 इंग्लिश यूनिट 3 से MCQs दिए थे। अब आप लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन थी कि मेन आइडिया का मतलब क्या है। किसी भी पैराग्राफ या पैसेज का जो सेंट्रल थॉट होता है, बुनियादी ख्याल, वो उसको हम बोलते हैं मेन आइडिया। जैसे कि कोई पोएम हमारे पास आ गया, ठीक है, हमारे सामने कोई पोएम आ गया, उसका हम लिखते हैं मेन आइडिया के इसका बुनियादी मरकज़ क्या है या बुनियादी ख्याल क्या है। सो इसको बोलते हैं मेन आइडिया। अब सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है? सपोर्टिंग डिटेल्स असल में पैराग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन को शो करता है, फैक्ट्स को शो करता है, या फिर पैराग्राफ के अंदर किसी चीज़ को फर्दर डिफाइन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जांपल्स हम देते हैं उनको बोलते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स। ये पैसेजेस और पैराग्राफ से रिलेटेड है, सो आपने अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम्पल देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। मेन आइडिया यहाँ पर है एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर मेन आइडिया इसके अंदर क्या है कि यार सेहत के लिए एक्सरसाइज काफ़ी अहम है, काफ़ी अहमियत रखता है। मेन आइडिया अब यहाँ पर है। अब इसके लिए सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है? सपोर्टिंग डिटेल्स ये हैं कि हम एक्सरसाइजेस को डिफ़ाइन करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को एविडेंस के साथ प्रोवाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, और कौन सा एक्सरसाइज हेल्थ के लिए कौन से फैक्टर को टारगेट करता है, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो वो सपोर्टिंग डिटेल्स के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ ये मेन आइडिया आपके सामने रखूं, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा साथ में कि इट इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ, दिल को इम्प्रूव करता है, बूस्ट एनर्जी, तवानाई को बूस्ट करता है, एंड रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करता है। क्या? एक्सरसाइज। सो मेन आइडिया ऊपर आ गया और बाकी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, ठीक है, एविडेंसेस नीचे आ गए। सो ऊपर वाले को मेन आइडिया बोलते हैं और नीचे वाले को सपोर्टिंग डिटेल्स। पैराग्राफ के अंदर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना होता है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस इन अ पैराग्राफ दैट स्टेट्स द मेन आइडिया। ऊपर मैंने आपको मेन आइडिया समझाया। कोई भी पैराग्राफ आपके सामने आता है, उसके अंदर कोई मेन आइडिया है, ठीक है, तो वो जो सेंटेंस होगा उसको हम बोलेंगे टॉपिक सेंटेंस। क्लैरिफाई हो गया? रीडिंग एवरी डे इम्प्रूव्स वोकैबुलरी, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये टॉपिक सेंटेंस है फॉर अ पैराग्राफ अबाउट रीडिंग बेनिफिट्स। क्योंकि जब मैंने ये बात की कि रीडिंग एवरी डे इम्प्रूव्स वोकैबुलरी, तो मैं अब रीडिंग के फ़ायदे बताऊँगा, रीडिंग के बेनिफिट्स बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा मेन आइडिया है, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस हो गया। बाकी नीचे सपोर्टिंग डिटेल्स आ जाएंगी।
आई थिंक यहाँ पर इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के ऊपर कल आपको एमसीक्यूज मिले थे, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ से क्लियर कर ले। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, डेफिनेशन को आप पढ़ लें। वो वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, अपना मतलब, अपना मानी मुकम्मल करने के लिए जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता सो ऐसे वर्ब्स उसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, शी रोट अ लेटर, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर नहीं है, माई मिस्टेक, सेंटेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेटर अगर यहाँ पर नहीं है, तो फिर ये इनट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेट सपोज इस एग्जांपल को देख लें। शी रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। यहाँ पर शी मेरे सामने ये जो वर्ड है ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला। ये कोई बंदी है, काम कर रही है। क्या काम कर रही है? रोट, लिख रही है या लिखती है। अ लेटर, एक खत। सो यहां पर ये जो वर्ब है रोट, ठीक है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके लिए यहां पर ऑब्जेक्ट साथ में लगा है। एक लड़की है, वो खत लिख रही है या लिखती है। सो शी सब्जेक्ट हो गया, रोट हमारे साथ वर्ब हो गया और लेटर हमारे साथ ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का ना होना इसका मतलब है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि यहां पर लेटर यानी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है। सो इट मींस ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब को लाजमी तौर पर एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। अगर ऑब्जेक्ट साथ में ना लगा हो तो फिर सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब इनट्रांजिटिव को देख लें। वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर वो वर्ब्स, सेंटेंसेस के अंदर वो वर्ब्स जिनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो। ही स्लीप्स पीसफुली, देखें यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, स्लीप्स वर्ब है, लेकिन पीसफुली एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ही जो बंदा है ये पीसफुली के ऊपर काम नहीं कर रहा। ये स्लीपिंग का मतलब ये नहीं कि पीसफुली के ऊपर ये स्लीपिंग का काम हो रहा है। यहाँ पर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। सो सेंटेंसेस के अंदर ऐसे वर्ब्स जब आ जाएं जिनको किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं हो, नो ऑब्जेक्ट नीडेड, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं हो, ऐसे वर्ब्स को हम इनट्रांजिटिव बोलते हैं। आई थिंक अब इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक जब हम करेंगे वहाँ पर इसका अच्छा खासा यूज़ होगा, वहाँ भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सादा अल्फाज में अगेन रिकॉल कर लेता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको अपना मतलब, अपनी मानी मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि लेटर एक ऑब्जेक्ट है तो रोट यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट सिरे से है ही नहीं, तो जब ना हो ऐसे वर्ब्स को हम इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर स्लीप्स का ये जो वर्ड लगा है, इट इज़ एक्चुअली द इनट्रांजिटिव वर्ब्स हियर इन द सेंटेंस। अब आगे जाते हैं, आगे और नहीं जाना। लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो गया। यही टॉपिक्स आप लोगों ने कल मुझे नोट करवाए थे। मैंने सादा अल्फाज के साथ आपको समझाने की कोशिश की, आपको एग्जांपल्स दी। आप लोगों ने फर्दर इसके ऊपर रिसर्च करना है। फिर भी अगर कोई मसला आपको हो तो मुझे नोट करवा दें। मैं टाइम टू टाइम लेक्चर्स के अंदर इन चीज़ों को क्लैरिफाई करता जाऊंगा, आपकी रिवीजन होती रहेगी और इंशाल्लाह मसले टाइम टू टाइम ख़त्म होते जाएंगे। सो ये आज का 3rd लेक्चर था। इंशाल्लाह कल के लिए आपको आज क्विज़ेस भी मिलेंगे, उनके ऊपर कल आपको लेक्चर भी मिलेगा, आपको कल के लिए टॉपिक्स भी मिलेंगे। इस टॉपिक को आज आपने सीखना है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं क्लियर कर लूँगा। सो इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 4 में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।